नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है खाद्य सुरक्षा और उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुचिस्मिता सेनगुप्ता पांडे जी, जो कि इस समय अपर आयुक्त हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों में उत्तराखंड सरकार में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैम, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जी। तो इस साल क्या आपको लगता है कि विश्व खाद्य दिवस की भूमिका खाद्य सुरक्षा में क्या रहती है? सर्वप्रथम तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को विश्व खाद्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध है और इसको हर तरह से क्रियान्वित करने के लिए हम बद्धपरिकर हैं और एक दृढ़ संकल्प लेते हैं जी। जहाँ तक विश्व खाद्य दिवस की बात है, इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध एवं तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के समस्त देशों ने अपना रिसोर्सेस, एक तरह से अपने सारे रिसोर्सेस को ख़त्म ही कर दिया। और 45 में 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ तो एकदम से जैसे एक हाहाकार की स्थिति खाद्य के संबंध में हो गई, खाद्य संकट के संबंध में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO कहते हैं, वो 16 अक्टूबर 1945 को ही स्थापित हुआ। तो इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिए 1979 में UN ने ही ये फैसला लिया कि 16 अक्टूबर को ही, जिस दिन FAO का गठन 1945 में हुआ था, उस दिन के महत्व को रेखांकित करने के लिए 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाए। जी। तो मनाने का एक केवल सेलिब्रेशन का की कोई औपचारिकता नहीं थी। हर वर्ष 1980 से लेकर और आज तक प्रत्येक वर्ष FAO जो है एक सब्जेक्ट को चूज करता है। जैसे पहले उन्होंने शुरू किया फूड फॉर ऑल, सबके लिए खाद्यान्न। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि पूरे विश्व में सभी लोगों को, कितने बिलियन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं उपलब्ध थी। सबसे बेसिक चीज जो है जी। तो फूड फॉर ऑल पहले 2-3 साल तो यही चलता रहा। उसके बाद उसमें बायोडाइवर्सिटी भी आ गई, हेल्थ भी आ गया, न्यूट्रिशन भी आ गया, वुमेन्स रोल भी आ गया। और इस साल जो 2020 का आया है वो है नरिश, सस्टेन एंड लेट अस डू इट टुगेदर। तो हम लोग को साथ मिलके चलना है। तो इस साल का जो थीम है, तो पैंडेमिक की स्थिति तो बाद में उत्पन्न हुई, ये विषय जैसे एक बहुत बड़े आयाम को लेकर प्रतिपादित किया FAO ने कि लेट अस पुट द सब्जेक्ट ऑफ नरिशमेंट टुगेदर। तो जब आप बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, तो देश के कह लीजिए, राज्य की कह लीजिए, माइक्रो लेवल पे गांव के व्यक्ति को कह लीजिए, स्पेशली हमारे उत्तराखंड राज्य में जहां इतना रिमोट एरिया है, दूर दराज के, वहां पर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो एक लाइफलाइन है जी। एक जीवन का मेरुदंड है। मतलब अगर ये विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से खाद्यान्न नहीं पहुंचा तो एक बहुत बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हम इन टोटलिटी राज्य की बात जब हम करते हैं, उत्तराखंड राज्य की, तो पूरे राज्य में हर व्यक्ति को एक बेसिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का टारगेट हम उसको लेकर चलते हैं। जी, आपने बात करी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बेसिक खाद्यान्न, बेसिक फूड तो मिलना ही चाहिए। ऐसे ही हर सरकार की प्रायोरिटी रहती है, एक लक्ष्य रहता है, प्रायोरिटी रहती है। तो जब खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं या जल सुरक्षा की हम बात करते हैं, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि अगर जीवन है तो जीवन तभी है जब खाद्य है, जल है या हवा है। तो खाद्य सुरक्षा क्यों एक जरूरी एक वो बन जाता है, टूल बन जाता है कि आप उसकी मदद से खाद्य सुरक्षा लंबे समय के लिए इंश्योर करें, ताकि फ्यूचर में भी हमारे देशों में या विश्व में, प्रदेश में खाने की कमी ना हो कम से कम। देखिए, सबको समेकित करता हुआ 3 शब्द है, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। एवरी पर्सन, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जीवित है, वो जीवित है, उसको खाद्यान्न चाहिए जीवित रहने के लिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो इसलिए भोजन एक अधिकार है और सरकारों का दायित्व है कि भोजन उन्हें उपलब्ध कराए। जैसे स्वास्थ्य है, सभी कुछ है, तो भोजन सबसे पहले है। तो जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इस देश में कानून तो बहुत सारे हैं। राइट टू फूड जो 2013 में आया,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हालांकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो शुरू से था। जी। ये जो फूड एंड सिविल सप्लाईज है, ये देश की आज़ादी के बाद मिलिट्री सप्लाईज से अलग होकर, क्योंकि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब तक तो ये मिलिट्री सप्लाईज में था, और उसके बाद ये सिविल सप्लाईज। तो खाद्य जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये था तो तभी से 1947 से। और उस समय तो स्थिति बहुत ही विकट थी जी। कहाँ से हम लोग, मतलब हमारे देश को कहीं से गेहूं, कहीं से चावल मंगाना पड़ता था, क्योंकि देश को तो एकदम निचोड़ लिया था ना हमारे विदेशी सरकारों ने। तो यहाँ जो ग्रो करता था वो भी समाप्ति की तरफ था। व्यवस्था की भी कमी थी, व्यवस्था की भी कमी थी। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया जी। बहुत सारे खाद्यान्नों को जो जल्दी उग सकते हैं, लार्जर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ये सब सारे फेज से गुजरता गया हमारा देश। और जो किसान हमारे यहाँ उत्पन्न करते थे उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। MS स्वामीनाथन साहब का तो नाम आप लोग सब जानते हैं जी। वो एक युवा वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने शुरू किया कि छोटे से चावल के पौधों में जापानीज स्ट्रेन डाल के उन्होंने जल्दी उग जाए, जल्दी चावल आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें आई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो चावल कैसे आया, करते करते एक दौर करते करते 2013 में जुलाई में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जी, जिसे हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। कहते हैं। उसमें बहुत सारी बातें ली गई। उसमें ये लिया गया कि एक अंतिम छोर पर रहने वाले एक नागरिक को, ग्रामीण व्यक्ति को कवरेज दिया जाए, कैसे दिया जाए, फूड ग्रेन उसको कैसे मिले, और ये इंश्योर करें कि वो मिले उसको। तो उसका एक कार्ड, राशन कार्ड तो पहले भी होता था, जैसे हमारे राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में था, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में, तो हमारा पीले रंग का राशन कार्ड होता था, अबव पॉवर्टी लाइन कहते थे। सफेद रंग का राशन कार्ड होता था जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते थे। लेकिन उससे भी आगे आके NFSA में, मतलब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें हम लोगों को जो निर्देश मिले सरकार से, तो सफेद रंग का राशन कार्ड ऐसे लोग जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम थी, उनको चयनित किया गया। हालांकि उसका टारगेट दिया गया पूरे देश, पूरे राज्य में 61.94, लगभग 62%, इतने लोगों को कवरेज के लिए किया गया जी। तो ये लोग, और उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिनको अंत्योदय कहते हैं, अंत का उदय, तो अंत्योदय में उसका भी 15.33% में, जो बिल्कुल उससे भी अंतिम लाइन पर थे, उसको, उनको गुलाबी रंग का राशन कार्ड देकर फिर उसको इस स्कीम में लाया गया। जी। तो जैसे आपने बात करी कि इसमें अंत्योदय एक योजना भी थी, यही योजना थी कि इसमें इस तरह के राशन कार्ड बांटे जाए। वही दूर दराज क्षेत्रों में PDS या FCI कह लीजिए या सरकारें कह लीजिए, किस तरह काम करती हैं इंश्योर करने के लिए कि उन तक फूड पहुंचे और उनको ये अधिकार एक सरकार की तरफ से उपलब्ध हो सके? देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। हमारे, क्या चैनल हैं वो जिस तरीके से वो चीज़ें पहुंचती हैं, या कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है? एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग समझते हैं ना कि राशन के दुकान में गए और हमको चावल मिल गया, चीनी मिल गया, गेहूँ मिल गया, मतलब ये इतना सरल नहीं है। ये सरल इसलिए नहीं है क्योंकि वो खाद्यान्न जो किसान ग्रो करता है, वो किसान उसका उत्पादन करने के बाद उसको मार्केट में ले जाता है या हमारे एजेंसीज में ले आता है, सरकारें उसे खरीदती हैं, फिर संग्रहित करती हैं। तो दो संग्रहण का चैनल होता है, एक FCI का, एक स्टेट पूल का। स्टेट पूल का मतलब जो राज्य सरकारें संग्रहण करती हैं। उसके बाद से शुरू होता है एक्चुअल स्ट्रीमलाइनिंग। वो एक्चुअल इस तरह से है कि जो हमारे गोडाउन्स प्लेन एरिया में है, जैसे हमारे उत्तराखंड राज्य में 13 जिले में 4 जिले तो प्लेन है, देहरादून हो गया, और हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल का कुछ पोर्शन हो गया। इनमें बेस गोडाउन्स होते हैं जी। ये गोडाउन्स हमारे विभाग के विपणन शाखा में के नियंत्रण में है। इनमें सब संग्रहित हो जाता है। ये बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, ऐसे 24 गोडाउन्स हैं। अब इन गोडाउन से फिर ये जाता है पहाड़ी जनपदों में, वहां पर आंतरिक गोदाम होते हैं। हमारे राज्य में इस समय 172 आंतरिक गोदाम है जी। और कहने के लिए तो जैसे टूरिस्ट हैं, नैनीताल चले जाते हैं, अल्मोड़ा चले जाते हैं टैक्सी से, सुंदर सुंदर सड़कें हैं, लेकिन हमारे जो आंतरिक गोदाम है वो बहुत ही दुर्गम एरियाज में है। इतने दुर्गम, शायद आम इसको विश्वास करना भी मुश्किल है कि बकरियों और खच्चरों के पीठ पर एक बोरा इधर एक बोरा इधर करके वो ढुलान होता है। जैसे मलखा डूंगरचा, लीती, सामा, सरन, उगिया, बदियाकोट, ऐसे जिले हैं जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के हैं। हम देहरादून में बैठ के शायद
जान भी ना पाए कि कितनी कितनी हाइट पर दुखतू है, कुटी एक जगह है जहां पर तो मतलब वहां पर खड़े हो जाए तो चाइना बॉर्डर दिखाई देता है। वो क्षेत्र इसलिए दूर नहीं कि वो दूर है किलोमीटर में, वो क्षेत्र इसलिए दूर है कि कनेक्टिविटी नहीं है जी। हेडलोड पे जाते हैं जब वो बकरी जहां रख देती है, फिर उसके बाद वो सर पे लेके जाते हैं जी। तो वहां के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक लाइफलाइन है जी। वहां तक पहुंचाता है हमारे विभाग के जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं इस पूरे काम में जी। फिर वहां पे राशन की दुकानों में उनको उतारा जाता है, फिर वो वितरण किया जाता है जी। ये इस तरह से। आपने एक अच्छा प्रश्न किया, मतलब एक बताया कि कैसे भंडारण होता है इन खाद्यान्न का। तो मैम इसका थोड़ा सा एक प्रोसेस बताइए, क्या प्रोसीजर रहता है? और इसमें एक चीज़ और ऐड होती है जो कि हर वर्ष हर समय सुनाई देती है, वेस्टेज, कि हमारा 20% 30% खाद्यान्न फूड तो वेस्ट ही हो जाता है क्योंकि हम उसको ढंग से स्टोर नहीं कर पाते हैं लंबे समय के लिए जी। नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्टेज होना नहीं चाहिए, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कोई इतने चाहता भी नहीं है, कोई चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि वेस्टेज, लेकिन होता है जी, होता है। लेकिन जो हमारा ये फ्लो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो बेस गोडाउन में आता है और बेस गोडाउन से आंतरिक गोदामों में चला जाता है, ये एक फ्लो में है, इसमें वेस्टेज नहीं होता है। वेस्टेज तब होता है जब जैसे बड़े बड़े गोडाउन हैं, जैसे एफसीआई के गोडाउन से और बड़े गोडाउन में, जिसमें बहुत दिन तक स्टोरेज रहता है। हालांकि उनमें फ्यूमिगेशन वगैरह की बातें हैं, फ्यूमिगेशन होता है जिसमें छिड़काव करते हैं और वेंटिलेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन ये दिखाई देता है कि कुछ खाद्यान्न यहाँ खराब हो गया, सड़ गया। लेकिन उसमें भी एक चैप्टर ये जुड़ जाता है कि जब हम उसको प्रोक्योर करते हैं, एफसीआई से लेते हैं या स्टेट पूल से लेके आगे भेजते हैं, तो इंश्योर किया जाता है खाद्यान्न की गुणवत्ता का जी। कोई भी खाद्यान्न जो अपनी क्वालिटी से जरा सा भी मानक में कम हो, वो नहीं भेजा जाता पहाड़ों पे। ये तो इंश्योर किया जाता है। ये हमारा जो विपणन शाखा है वो इसके लिए टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं जी। बिल्कुल। तो आपने जैसे इसमें बताया कि खाद्यान्न की गुणवत्ता का भी आकलन किया जाता है सरकारों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, कि कैसे उसको वितरण के सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम उसमें एक न्यूट्रिशन फैक्ट भी रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी रहे। तो न्यूट्रिशन पे हम आते हैं, खाद्य सुरक्षा में न्यूट्रिशन को कैसे इंश्योर कर रहे हैं हम लोग, कि जो एक कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है धीरे धीरे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, कि बच्चे को एक शुरुआत से लेकर जब वो बढ़ रहा होता है, अपने ग्रो कर रहा होता है, अपने फास्ट पीरियड में होता है, उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए जी। कुछ नॉर्म्स के या कंडीशन या इतनी जो मेडिकली बताया गया कि इतना तो उसे प्रोटीन मिले, कार्ब्स मिले या विटामिन्स मिले। बिल्कुल सही आपने कहा, ये एक टोटलिटी में है। साइंटिफिकली एक भोजन की थाली में आप केवल सूखा चावल या रोटी लेकर तो नहीं खा रहे हैं और न ही बच्चे को खिला रहे हैं। आप उसमें दाल ऐड करते हैं, सब्जियां ऐड करते हैं। तो ये बहुत मतलब एक बहुआयामी प्रश्न है ये। कैसे? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में केवल गेहूं चावल की बात नहीं की गई है नहीं। उसमें आईसीडीएस की बात की गई है। आईसीडीएस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसमें मिड डे मील की बात की गई है जो मध्याह्न भोजन है। ये सब कुछ कहा गया है। आशय यही है कि जो भोजन हम राशन की दुकानों में देते हैं वो है गेहूं, चावल, चीनी, ये सब। लेकिन उसके बाद जैसे चावल जाता है मिड डे मील में, वो हमारे आंगनबाड़ी के थ्रू से दालें जाती हैं जी। ऐसे ही आईसीडीएस में उनकी तरफ से चना, राजमा और गुड़ वगैरह ये सब जाता है। ये सब इंश्योर करना भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर किया गया। और इस कवर करने के पीछे मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि 2001 में पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने एक जनहित याचिका दायर की थी माननीय उच्चतम न्यायालय में। 196 नंबर की जनहित याचिका थी। उसमें सभी लोगों ने कहा था, इसमें ये फैक्टर्स भी दिए गए थे, पोषण के फैक्टर्स भी। और उसी में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि सूखा चावल या सूखा गेहूं देने से बेहतर है कि मिड डे मील में हॉट कुक्ड मील दिया जाए। और आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि 2002 में हमारे शिक्षा विभाग के बहुत अच्छे प्रयासों से 2003 में जब हमारे माननीय टोलिया साहब चीफ सेक्रेटरी थे, तो भोजन माता का शब्द दिया गया। भोजन माता का शब्द उन महिला के लिए दिया गया कि जिनका बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता था और वो खाना बनाएंगे। और उसमें कई चीजें इन्वॉल्व हो गई। एक तो हॉट कुक मील मिलने से लोगों के बच्चों को आंगनबाड़ी तक भेजने का रुझान बढ़ा, बहुत बच्चे आने लगे, अटेंडेंस बहुत बढ़ गई और सब बच्चे एक साथ बैठ के खाने लगे। भोजन के पढ़ने में हालांकि इसकी तरह तरह के लोग तरह तरह की समालोचनाएं करते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन न्यूट्रिशन का फैक्ट आ गया, एक सोशल इक्विटी की इक्वालिटी की बात आ गई, बहुत चीजें आ गई। तो ये जो एक साथ बैठ के
क्लासेस के ओवर होने के बाद ही तो भोजन होता है। तो इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये भी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न याद दिलाया मुझे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसका विशेष ध्यान रखा गया कि आईसीडीएस में और मिड डे मील में एक पका हुआ न्यूट्रिशियस भोजन दिया जाए, इसका अनुश्रवण इस एक्ट के तहत किया जाए। इसलिए जो इस एक्ट में राज्य खाद्य आयोग बना है उसमें ये आयोग भी इसका अनुश्रवण करते हैं जी कि आईसीडीएस में ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए कमियां तो सभी जगह हैं, बिल्कुल। कहीं गैस नहीं मिल रहा है, कहीं कुकिंग के और साधन नहीं है, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता जी। आप जानते हैं इस चीज को। जी, जी। कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं कई चीजें हैं। कई चीजें। तो ये कालांतर में चीजें नजर में आती रहती हैं, लोगों के नोटिस में आती रहती हैं, और हमारा कह लीजिए मतलब खाद्य विभाग का कह लीजिए, शिक्षा विभाग का कह लीजिए, या महिला सशक्तिकरण जो आईसीडीएस को देख रहा है, एक समेकित प्रयास होता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक इसी तरह का आच्छादन है, एक कैनोपी है जिसके नीचे सभी विभाग, ध्येय सबका एक ही है कि सबको न्यूट्रिशियस भोजन मिले, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि हमारे देश के भविष्य है ये। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा था। जैसे आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बिल की अधिनियम की बात कर रही हैं। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए ऐसे लागू है, और उसके बाद से स्थिति सुधरी है जी। भले ही संतोषजनक आने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे। बहुत प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, कर रहे हैं। तो मैम इसी में मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि क्या सिस्टम में इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि जो भारत की रैंकिंग से विभिन्न संस्थाओं में जो वर्ल्ड एक सर्वेज होते हैं उसमें हम आगे बढ़ सके, और देश के लिए वो काफी महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जब देखिए देश की बात करते हैं ना, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक इतना बड़ा देश है ये, हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और डाइवर्सिटी इतनी है। आप वहां पर साउथ में जाके बच्चों को राजमा चावल नहीं खिला सकते, लेकिन पहाड़ पे आप राजमा चावल खिलाएंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे। तो एक है सब्जेक्ट मैक्रो लेवल पे, एक है सब्जेक्ट माइक्रो लेवल पे। अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें, जैसे हमारे स्टेट में क्या है कि गढ़वाल और कुमाऊं में आप देख लीजिए, जगह जगह स्थानीय वेजिटेबल्स होते हैं। कई जगह वेजिटेबल्स वेस्ट हो जाते हैं, लोगों के पास मार्केटिंग के साधन नहीं है, कोऑपरेटिव्स पहुंच नहीं पाती हैं। तो एक बहुत बड़ा आजकल वो चल रहा है, लोग स्थानीय लोग जो है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फ्रॉम वोकल कहा है, तो उसमें जो लोकल वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं वो अगर मिड डे मील में इसको ऐड कर दें जी, है ना, जैसे बुरांश होता है हमारे टिहरी के, उसमें अमरूद होते हैं पिथौरागढ़ में इतने अच्छे, तो एक फलों का सलाद आ जाता है मिड डे मील में। तो इसमें कोऑपरेटिव भी आ जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आ जाए, तो लोगों को एक आजीविका भी मिले और फूड सप्लीमेंट फोर्टिफाइड हो सकते जी। फोर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, किसमें आयरन कंटेंट हो गया, किसमें प्रोटीन कंटेंट हो गया। हम तो यहाँ से गेहूं भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, वो चला जा रहा है एरियाज में, लेकिन जब उसकी कुकिंग हो रही है, दाल भी मिक्स हो रहे हैं, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको फोर्टिफाई करने के लिए लोकल स्थानीय लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए जन जागरण बहुत आवश्यक है। हर चीज आप देखिए सरकार पर नहीं छोड़ सकते, नहीं हर चीज आप नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी अ लोकल इन्वॉल्वमेंट हर जगह, चाहे वो कोऑपरेटिव के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। आजकल तो ये डिजिटाइजेशन हो गया है, हर आदमी के पास मोबाइल है, तो एक छोटा छोटा ग्रुप बना के हर गांव में कह लीजिए, हर जनपद में कह लीजिए। देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है, जो कि हमारे राज्य में सीडीओज हैं, मुख्य विकास अधिकारी। तो 13 के 13 मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वो इस पूरे एनएफएसए को इम्प्लीमेंट करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। तो हम कहते हैं शिकायत निवारण, तो शिकायत का मौका ही क्यों दें, हम खुद ही देखें कि हाउ इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका क्रियान्वयन बेस्ट कैसे हो सके। जी बिल्कुल, आपने आम जन भागीदारी की इसमें बात करी कि सिस्टम को इम्प्रूव तभी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो जो हमने सिद्धांत सुने हैं तो सही में इसी तरीके से क्रियान्वयन उनका होता है। मैम इस पे फूड सिक्योरिटी में मैं और आगे जाना चाहूँगा कि जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी में, या यूनाइटेड नेशंस बात कर रहा है, भारत सरकार बात कर रही है, लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षा या खाद्यान्न को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो एक सिस्टम बन रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि फूड प्रोडक्शन का क्या रोल है? जैसे आपने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करी, तो आगे कितना हम और रिवोल्यूशन करें, या उसकी कैपेसिटी बच भी रही है उतनी, या हम अपना मैक्सिमम अचीव कर पाए हैं कि नहीं, अब इससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते प्रोडक्टिविटी नहीं। देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज द लिमिट। हाँ जी, इसमें तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा, है ना। हम प्रोडक्शन के लिए कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं
और कितना हम उससे क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर आप देखा जाए प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फूड सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखिए सबसे बड़ी इस देश की जो बात है, प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, एक बात यह है कि पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज में बढ़ रहा है। अब फूड प्रोडक्शन भी जगह जगह बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए इक्वालिटी नहीं है। अगर आप सी शोर्स में देखेंगे, जो समुद्र के किनारे हैं, वो लोग फिश का बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिश बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो चावल बनाते हैं, मछली बनाते हैं, एंड दैट इज द फूड फॉर देम। वहां पर दालों का सप्लीमेंट नहीं है, वहां पर मूंगफली का सप्लीमेंट नहीं है, हरी सब्जियों का सप्लीमेंट नहीं है जी। ये तो एक आम बात है जी। और यहाँ देख लीजिए तो यहाँ दालें तो बहुत होती हैं जी। 12 अनाज आप देखते हैं पहाड़ों पर इतना होता है, लेकिन 12 अनाज हमें सब समय मिलता कहाँ है, नहीं मिल पाता है। तो वही मैं कह रही थी ना कि हमें एक ऐसा जन जागरूकता का अभियान चलाना होगा कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्विटेबली शेयर्ड हो। हम अगर चाहें आज की तारीख में कि हमें एक पैकेट में 12 अनाज मिल जाएं, आप आज की तारीख में देखिए, मैं बुरांश की बात कर रही थी, बुरांश का जूस बहुत ही अच्छा होता है जी। उसमें विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और चूंकि इट इज़ अ कलर्ड थिंग तो वो ज़ैंथोफिल जो हम गाजर वगैरह में पाते हैं, लेकिन आज की तारीख में अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको बाजार में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां उनको प्रिजर्वेटिव ऐड करके मार्केटिंग करना, वो सप्लीमेंट उनको नहीं दिया गया, नहीं पता है, नहीं पता जी। तो लेट अस से कि हम जो ग्रो कर रहे हैं उसकी लिमिट की बात हम बाद में करें, जो ग्रो कर रहे हैं उसका कैसे एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा जी। और उसको हमें पीडीएस में भी लाना पड़ेगा, जैसे मिड डे मील की बात मैंने कही, तो हमको इस तरह के जूस हो गए, फल हो गए, इसको हमको मिड डे मील में आईसीडीएस में लाना होगा। प्रयास तो कर ही सकते हैं जी जी जी। आपने जैसे आप उपभोक्ता मामले भी देखती हैं उत्तराखंड सरकार के खाद्य विभाग से रिलेटेड, तो इसलिए किस तरीके का एक विभाग है? उपभोक्ता भी एक बहुत बड़ा अभियान का एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1962 में 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकार को मूलभूत अधिकार माना था, 1962 में। और वो चलते चलते 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हाँ, उपभोक्ताओं का अधिकार भी एक अधिकार है, जैसे भोजन का कंज्यूमर राइट्स। तो इसीलिए 15 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर्स डे, और 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको किया था। तो हमने 1986 से हमारे पास ये एक्ट आ गया, और अब तो आगे चल के ये भी हो गया, 2019 में हमारा नया एक्ट आ गया, 2020 में वो लागू भी हो गया। अब उपभोक्ता कौन है? जो भी पैसा देकर कोई चीज खरीदता है या कोई सेवाएं प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता है। और हमें देखना है कि वो भुगते नहीं। उपभोक्ता जरूर है, लेकिन वो उपभोग करे, भुगते नहीं वो। अब भुगतने के लिए तो देखिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है, खरीदता कुछ और है आदमी, आता कुछ और है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको भी लाया गया है कि अगर इसमें कोई फ्रॉडुलेंस होता है, कोई धोखाधड़ी होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। एक नेशनल कंज्यूमर कमीशन है दिल्ली में, एक राज्य कंज्यूमर कमीशन है हमारे राज्य के कैपिटल में, और सभी जिलों में एक एक जिला कंज्यूमर कमीशन है जो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं। और नए एक्ट में तो बहुत अच्छी बात ये हो गई, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे डिजिटली आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और सुनी भी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी अब हम लोग कर रहे हैं कॉन्फोनेट के माध्यम से, जी। सुनी जाएगी और आपको उसका रिड्रेसल मिल जाएगा। तो हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम लोग राज्य सरकार में जो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले हैं, इस विभाग के हमारे आयुक्त एवं सचिव के निर्देशन में हम लोग बहुत ही अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, आखिरी में सुझाव हमारे दर्शकों के लिए, खासकर फूड वेस्टेज को मैं इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड सिक्योरिटी से। तो थोड़ा सा मैम मैं अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लिंक करके एक बात बताना चाहूँगी सभी के वेलफेयर के लिए। एक टोल फ्री नंबर है हमारे विभाग का, 1800-180-4188। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1800-180-4188। आपको राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता के अलावा भी किसी भी तरह की सर्विसेज में, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, किसी भी फ्रॉडुलेंस को आप हमारे उसमें लाना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि टोल फ्री नंबर पे ये जैसे ही आ जाए शिकायत, हम तुरंत उसको संबंधित विभाग को सूचित करके उसका रिड्रेसल करते हैं। और जहाँ तक वेस्टेज की बात है, आपने बहुत ही बढ़िया कहा, हमारे युवा जन इसको विशेष ध्यान रखें, पार्टीज में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं,
एक थाली में हम भोजन तो उतना ले लें जितना हम खा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पहाड़ की महिलाएं, सभी जगह की महिलाएं साड़ी और धोती को घुटने तक उठा के जब चावल का रोपण करती हैं जी, तो उस स्किन पर जोग चिपक जाते हैं और वो खून चूसते हैं जी, और उसी में वो धान रोपती रहती हैं। वो नमक नहीं डाल सकती क्योंकि पानी सलाइन हो जाएगा और सलाइन पानी में फिर धान नहीं उगेगा। इसलिए उस माँ की कष्ट को ध्यान में रखते हुए चावल का एक भी दाना अगर हम वेस्ट ना करें। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब वो अमेरिका गए तो वो वेस्टर्न खाने में बहुत अभ्यस्त नहीं थे जी। तो खाना सब लोगों ने लिया और वहाँ पर टबस्क्यू सॉस पड़ा हुआ था। अब तो सभी लोग जानते हैं टबस्क्यू सॉस बहुत तीखा होता है। अब वो जानते तो थे नहीं, सब बहुत सारा डाल लिए। सभी लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो बहुत तीखा है, आपका मुंह जल जाएगा। बोले नहीं नहीं, तो बहुत टेस्टी। उनका मुंह जल रहा था बट ही एट द होल फूड। पूरे थाली में जितना भोजन था सब खा लिया। तो इस तरह के जो प्रसंग हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि फूड शॉर्टेज एंड फूड वेस्टेज, दीज टू थिंग्स आर लिंक्ड। बिल्कुल, हमने जो ग्रो किया उसे हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। महात्मा गांधी जी की एक किताब है, बहुत कम ही लोग शायद जानते हैं इस बारे में, डाइट एंड डाइटरी रिफॉर्म्स। ये किताब महात्मा जी के दिवंगत होने के 1 साल बाद पब्लिश हुई जी। नवजीवन ट्रस्ट में निकला था, 1949 में हुई और इसका हर साल रिप्रिंट भी आता है। उसमें महात्मा जी ने भोजन के बारे में इतना दिव्य आलेख है। मैं सभी अपने युवा मित्रों से कहना चाहूंगी, डाइट एंड डाइटरी रिफॉर्म्स बाय, उसमें एम.के. गांधी लिखा है तो एकदम से पढ़ने में लगता नहीं कि वो महात्मा जी की लिखी हुई पुस्तक है जी। जी। तो वो पुस्तक जो है वो नेट पे भी मिल जाती है, उसको पढ़ें, उसका जो मेन अवयव है उसको जानें। तो भोजन के अंदर जो दिव्यता है, जो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, जितने दिन हम जीवित रहते हैं, हमें स्वस्थ रखता है, उसके बारे में जरूर जानें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। समय की कमी के कारण हमें चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।